बाद गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम बुलेटिन नया सवेरा के साथ। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें बात होगी सबसे पहले संसद में आज का शीत सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। ऐसे में जानेंगे कि जनहित और लोक सरोकार से जुड़े हुए कौन से बिल जो है वो इस सत्र में पेश किए जा सकते हैं। इसके अलावा बात होगी संभल में कल भड़की हिंसा के बाद आज संभल की सुबह कैसी हुई है, संवाददाताओं से लेंगे तमाम अपडेट। इसके साथ साथ बात होगी महाराष्ट्र और झारखंड के भी नए सरकार के गठन के साथ ही कवायद तेज हो गई है। अब की किस तरीके का सरकार का गठन होगा, महाराष्ट्र में कौन होगा नया मुख्यमंत्री, इसके अलावा झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का मंत्रिमंडल कैसा होगा। इसके अलावा अगर खेल की बात करें तो पर्थ टेस्ट की बात होगी और एंटरटेनमेंट जगत पे इफी की बात होगी। इसके अलावा खबरें और भी होंगी इस पावर पैक शो में। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। संसद का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। एनडीए सरकार ने सत्र में विचार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयकों की सूची की तैयार। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम पर आज हो सकता है फैसला। भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद महायुति के दलों में सीएम के नाम पर बन सकती है सहमति। पीएम मोदी आज आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का करेंगे उद्घाटन। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की करेंगे शुरुआत। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। कोर्ट दिल्ली में स्कूलों को फिर से खोलने पर ले सकता है फैसला। खेल की खबरों में पर्थ टेस्ट के चौथे दिन का खेल शुरू। भारत जीत से 6 विकेट दूर। आज उस्मान ख्वाजा को सिराज ने किया आउट। और इन टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसकी आज से हो रही है शुरुआत। 20 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक समेत 16 अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। आपको बता दें कि सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर में सत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देंगे। अगर लोकसभा की बात की जाए तो आज 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। पहला विधेयक बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 होगा। इसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में पेश करेंगी। इसके साथ ही लोकसभा में दूसरा विधेयक रेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। रेल संशोधन विधेयक 2024 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पेश करेंगे। साथ ही लोकसभा में कई अहम पत्र सभा पटल पर पेश किए जाएंगे। बात अगर अब राज्यसभा यानी कि उच्च सदन की हो तो यहाँ की कार्यसूची में आज एक अहम विधेयक शामिल किया गया है। राज्यसभा में आज भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। विधेयक को किंजरापू राम मोहन नायडू द्वारा विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। इसके साथ ही उच्च सदन में आज सभा पटल पर महासचिव द्वारा पत्र रखे जाएंगे। पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों पर केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना अपना वक्तव्य देंगे। और संसद के इस शीतकालीन सत्र में 16 विधेयक जो है विचार और पारित के लिए पेश किए जाने हैं। भारतीय वायुयान विधेयक 2024, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024, गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024। तो आपदा प्रबंधन विधेयक जो है 24 ये संशोधन विधेयक है। इसके साथ ही गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 और इसी के साथ साथ वाहन पत्र विधेयक 2024 जो ये महत्वपूर्ण विधेयक है इस सत्र में पेश किए जा सकते हैं। इसके अलावा समुद्र द्वारा माल वाहन विधेयक 2024। तो संसद का यह शीतकालीन सत्र जिसमें कई महत्वपूर्ण जनहित और जन सरोकार से जुड़े विधेयक पेश किए जा सकते हैं, जिसमें रेलवे संशोधन विधेयक 2024 और बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 सूचीबद्ध हैं। इसके साथ साथ ही मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024
भी पेश किया जा सकता है संसद के इस शीतकालीन सत्र में। 20 दिसंबर तक चलने वाला है ये संसद का शीतकालीन सत्र, जिसमें वक्फ संशोधन विधेयक 2024 भी पेश किया जा सकता है। आपको जानना होगा कि जेपीसी की रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके बाद ये विधेयक जो है पहले भी पेश किया जा चुका है, अब इसको विचार और विमर्श के लिए पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण बिल हैं, जिसमें बॉयलर विधेयक 2024 भी शामिल है। राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 और साथ ही साथ आपको बता दें कि पंजाब कोड संशोधन विधेयक 2024 भी इस सत्र में एक महत्वपूर्ण विधेयक है जो सूचीबद्ध है। इसके साथ साथ व्यापारी नौवहन विधेयक 2024 और इसके अलावा तटीय नौवहन विधेयक 2024 संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले ये महत्वपूर्ण विधेयक जो इस सत्र में पेश किए जा सकते हैं, इस सत्र में सूचीबद्ध हैं। तो आज भी कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य हैं जो दोनों ही सदनों में सूचीबद्ध हैं और आज से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान सरकार के विधायी एजेंडे की बात करें तो इसमें 16 बिल शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी दलों से सत्र के सुचारू संचालन के लिए सहयोग की अपील की है। क्या कुछ खास रहेगा इस बार के सत्र में, इसी को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। बहुत नज़रें हैं, चूँकि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक आने हैं और साथ ही साथ विपक्ष भी इस सत्र का इंतजार कर रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी। हमारे दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और व्यवस्था के तहत हमने अपना कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। हाउस में जितना बिजनेस आने हैं, बिल्स और जो भी काम हमको इस सत्र में लेके आना है, सब हम तैयार हैं। विपक्ष से हम गुजारिश करेंगे कि सत्र को अच्छा से चलाने में अपना भूमिका निभाएं और इसी सत्र में 26 नवंबर को संविधान दिवस का 75 वर्ष पूरा हो जाएंगे। संविधान को 26 नवंबर 1949 में जब एडॉप्ट किया गया था, उस समय से लेकर के अभी तक जो सफ़र तय किए हैं, इसमें भी हम एक रोशनी डालने के लिए किताब निकाल रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल, जेपीसी की रिपोर्ट भी इसी सत्र के पहले हफ्ते में आनी है। तमाम अन्य महत्वपूर्ण बिल हैं, तो क्या प्राथमिकता रहेगी? जो वक्फ संशोधन बिल पेश किए हैं और अभी जेपीसी के पास है, हम चाहते हैं कि जेपीसी से आते ही हम इसको तुरंत फिर से पार्लियामेंट में पेश करके फिर इसको हम पास करें। अब हम जेपीसी का इंतज़ार कर रहे हैं। जेपीसी किसी तरह से अपने समय पर अगर रिपोर्ट दे देते हैं तो हम चाहते हैं कि सब लोग इस पर अध्ययन करें और पारित करें। ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है। विपक्ष सत्र के दौरान हम देखते हैं कि कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की भी कोशिश करता है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि विधायी कामकाज इस बार आप लोग तेज़ी से निपटाना चाहें? देखिए, संसद में हम लोग, जैसे मैंने कहा, मिलजुल करके काम करना होता है। तो हम चाहते हैं कि विपक्ष अपना एक सकारात्मक भूमिका निभाएं। हम एक मैच्योर्ड डेमोक्रेसी में मैच्योर्ड पार्लियामेंट्रियन, ये भाव सबको रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री। उनका कहना था कि बहुत महत्वपूर्ण सत्र है और विपक्ष से भी अपील की है कि वो सकारात्मक भूमिका निभाएं। कैमरामैन मनमोहन के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो आज से शुरू होने जा रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। कौन कौन से ऐसे जनहित और जन सरोकार से जुड़े बिल हैं जो इस बार पेश किए जा सकते हैं? हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आइए ऋषि का रुख करते हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि बेहद ही महत्वपूर्ण सत्र रहने वाला है, कितनी बैठकें इसमें रहने वाली हैं? 20 दिसंबर तक ये सत्र चलने वाला है। साथ ही साथ वक्फ संशोधन बिल पर सभी की निगाहें टिकी हुई है इस बारी। देखिए, जहाँ तक इस शीतकालीन सत्र को देखें तो जो कामकाज के लिहाज से सरकार ने अपना एजेंडा तो तकरीबन सामने ला ही दिया है। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, 16 विधेयक हैं, जिसमें से 5 विधेयक नए हैं, बाकी के विधेयक पुराने हैं। इन 5 विधेयकों में अगर हम देखें तो 2 विधेयकों को लेकर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा गहमा-गहमी होने की संभावना है, जिसमें कि अब तक जो विपक्ष है उसने विरोध किया है, जिसमें वक्फ का है और वन नेशन वन इलेक्शन का। ये जो 2 बिल हैं, इनको लेकर मुझे लगता है सरकार की मशक्कत सबसे ज़्यादा रहेगी कि इनको कैसे पारित कराया जाए।
दूसरा, अगर इस पूरे सत्र में देखें तो 19 जो वर्किंग डेज हैं, विधायी कार्य दिवस हैं, जिसमें कि इन शीतकालीन सत्र को समाहित किया गया है। और इसमें 2 महत्वपूर्ण दिवस भी हैं इस सत्र के दौरान, जिसमें कि एक 26 नवंबर का दिन और 6 दिसंबर का दिन। इन 2 दिन संसद के परिसर में 2 कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, जिसमें कि संविधान दिवस और बाबा साहेब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस का जो आयोजन है वो भी होना है इसी सत्र के दौरान। तो इस पूरी की पूरी तैयारी को सरकार अब तक देश के सामने रख चुकी है। विपक्ष के साथ बैठकर उन्होंने बैठकें भी कर ली हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग के ज़रिए कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है। लेकिन इस पूरे मसले में अगर हम देखें तो मानसून सत्र से शीतकालीन सत्र के बीच में जो अवधि रही है, उसमें जो तमाम राजनीतिक गहमा गहमी हुई हैं, जो तमाम राजनीतिक डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का चुनाव रहा हो, चाहे वो झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव रहा हो, हरियाणा का चुनाव रहा हो, तो सियासत भी काफ़ी आगे बढ़ी है इस दौरान, और जो मुद्दे हैं वो भी आगे बढ़े हैं। तो सियासत और मुद्दों से सीधा सरोकार होता है संसद का और विपक्ष का। तो उन दोनों मुद्दों को सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश होगी विपक्ष की, जिनसे कि उन्हें लगता है कि वो जनता के बीच में अपनी बात को रख पाएंगी। तो इस पूरी कवायद में सरकार की भी ये कोशिश है कि जो उनके विधायी कार्य हैं जी, और जो देश हित में जो डेवलपमेंट के लिए जो काम होने हैं, जिसके लिए तमाम कानून हैं और उसमें कहीं संशोधन होने हैं, तो कुछ नए, अब जैसे सहकारी विश्वविद्यालय से संबंधित जो विधेयक है, बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। इस विधेयक के माध्यम से जो सहकारिता के मामले में जो नीतियां हैं और जो शिक्षण है, जो रिसर्च है, उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो एक नई संकल्पना को हम और ज़्यादा मजबूती से शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने में अगर ये विधेयक पारित होता है तो सफल होंगे। ये एक नया विधेयक है। तो इस पूरी की पूरी कवायद में कोशिश सरकार की यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो, ज़्यादा से ज़्यादा विधेयक पारित हो। अब ऐसे में देखना होगा कि आज भी विपक्ष ने अपनी बैठक बुलाई है संसद परिसर में, और वो क्या रणनीति अपनाते हैं, क्योंकि उनके जो तेवर हैं, मुझे लगता है राजनीतिक तौर से देखें तो कुछ राज्यों में उन्हें सफलता मिली है तो कुछ में नहीं मिली है। और ख़ास तौर से कांग्रेस, जो कि सबसे बड़ा दल है, उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशनुमा नहीं रहा है। पिछले दिनों का जो चुनाव अभियान रहा है उसमें वो सिर्फ़ और सिर्फ जो एलाइज़ हैं उनके माध्यम से ही खुश होने का सपना देख सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, एलाइज़ की रणनीति क्या होगी, और वो सरकार के सामने किस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहेंगे, किन मुद्दों को ज़्यादा तरजीह देना चाहेंगे, ये बहुत दिलचस्प होगा। तो आज विपक्ष की भी बैठक है और सरकार ने तो बैठक कर ही ली है, तो बहुत दिलचस्प है इस बार का शीतकालीन सत्र। जी ऋषि, तो देखना होगा कि विपक्ष की क्या रणनीति रहेगी। ऐसे में ऋषि, आप अब बात कर रहे थे महत्वपूर्ण विधेयक की, बैंकिंग और शिपिंग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विधेयक है जो इस बार पेश किए जा सकते हैं, जिसमें कुछ ऐसे विधेयक हैं जो नए हैं और कुछ पहले से पेश किए जा चुके हैं, वो भी हैं। और साथ ही साथ आपने वन नेशन वन इलेक्शन के विधेयक की भी बात की, क्या वो भी विधेयक इस सत्र में सूचीबद्ध किया गया है? देखिए, अभी तक वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार ने चूँकि सूचीबद्ध करने का तो एक ही तरीका है, जब वो लिस्ट में आता है, यानी कि जो पार्लियामेंट की जो विधायी कार्यों की सूची है, राज्यसभा और लोकसभा की, वो अभी भी जो 16 विधेयक कहे जा रहे हैं वो एक संभावित विधेयकों की सूची होती है, लेकिन अंततोगत्वा वही विधेयक माना जाता है जो सूचीबद्ध किया जाता है। जिसे बिजनेस जैसे BAC की बैठक होती है हर शुक्रवार को, उसमें सरकार विपक्ष के सामने एजेंडा पेश करते समय बताती है कि हम अगले सप्ताह जो है इन विधेयकों को लाना चाहते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन का जो विधेयक है अभी तक उस एजेंडा में तो नहीं है, लेकिन कैबिनेट ने पारित कर दिया है। जब कैबिनेट किसी विधेयक को पारित कर देती है तो उसका सदन के पटल पर आने में कोई ज़्यादा ट्रैवलिंग टाइम नहीं बचता है, वो ऑलमोस्ट तैयार होता है। और उस परिस्थिति में वो सिर्फ विपक्ष के सामने रखता है, चूँकि BAC की बैठक में जब कोई चर्चा होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो होती है, जिसमें कि विधेयकों को लेकर चर्चा होती है कि किस विधेयक को लिया जाए, और कई बार ऐसा होता है कि सडनली भी विधेयक रख दिए जाते हैं जो कि BAC में नहीं चर्चा हो पाती है। ये सरकार का प्रेरोगेटिव है, उसका अधिकार है, उनके पास बहुमत है, और वो सदन में तत्काल रूप से किसी भी विधेयक को ला सकती है, बशर्ते वो उस विधेयक की जो समस्त जानकारी है विपक्ष को दे देती है, और उसकी प्रतियां 1-2 घंटे पहले भी बांटकर विधेयक लाए गए हैं। तो देखना होगा कि ये खास तौर से वन नेशन वन इलेक्शन का इस बार सरकार छेड़ती है कि नहीं, ये भी एक कौतूहल का विषय है। लेकिन वक्फ को लेकर काफ़ी हद तक मामला आगे बढ़ चुका है। वहाँ पर जो JPC की जो रिपोर्ट है उसको लेकर कहा गया है कि
आप एक सप्ताह पहले कम से कम इस रिपोर्ट को इस सत्र के दौरान उसको दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि विपक्ष उसमें समय ज़्यादा मांग कर रहा है, वो कह रहा है कि और समय दीजिए, अभी हमारी चर्चा पूरी नहीं हुई है। विपक्ष की एक ही रणनीति है कि इसको तो जितना लंबा टाला जाए और अहम उतना सत्र होने महत्वपूर्ण। वाला है, जिसमें 16 विधेयक जो है इस बार पेश करे जाने की संभावित सूची तैयार की गई है। ऐसे में देखना होगा कि आगे विधायी एजेंडा कैसे चलता है। ऋषि, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। खबर है महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, और महाराष्ट्र में जो महामुकाबला हुआ, उसके बाद जो महाजीत हुई, और उसके बाद भाजपा विधायक दल की बैठक आज होनी है। मुंबई में आज भाजपा के नव निर्वाचित विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे। देवेंद्र फडणवीस के भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाने की उम्मीद जताई जा रही है। भाजपा ने इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 132 सीट जीती है। वहीं भाजपा के नेतृत्व में महायुति गठबंधन ने राज्य में 235 सीटों पर जीत हासिल की है। महायुति के सहयोगी दल शिवसेना और एनसीपी ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को नेता चुना है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का फैसला आज हो जाएगा। 14वीं महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर यानी कल समाप्त हो रहा है। सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू करते ही भारत के चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त हृदयेश कुमार और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम ने रविवार को मालाबार हिल स्थित राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों वाला राजपत्र और भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना की प्रतियां उन्हें प्रस्तुत की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सर्वसम्मति से शिवसेना विधायक दल का नेता चुना गया है। सर्वदलीय बैठक में मंत्री उदय सामंत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुने जाने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को प्रताप सरनाइक ने समर्थन दिया, जिसके बाद सभी 57 नवनिर्वाचित विधायकों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन दिया। इसके साथ ही शिवसेना विधायक दल की बैठक में पार्टी को शानदार जीत दिलाने के लिए एकनाथ शिंदे की प्रशंसा भी की गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी आभार जताया गया। तो महाराष्ट्र में महायुति की महाजीत के बाद अब कवायद शुरू हो गई है सरकार के गठन की। ऐसे में जो गठबंधन के दल हैं वो सभी अपने दल की बैठकें कर रहे हैं और ऐसे में नेता चुना जाना है। और क्या आज पर्दा उठ जाएगा कि महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? आइए जान लेते हैं। हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्यामा, आपसे जानना चाहेंगे, आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है और क्योंकि कल जो है विधानसभा का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है, ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या आज ये पर्दा उठ जाएगा कि महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा और प्रबल दावेदार कौन है? जी, ये पर्दा उठना ही होगा आज, क्योंकि जैसा आप बता चुकी हैं कि 26 तारीख को यानी कि कल महाराष्ट्र के जो अभी जो करंट कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। इसीलिए जो शपथ विधि है वो भी कल करनी होगी। और जाहिर सी बात है, शपथ विधि के लिए अगर तैयारियां करनी है तो आपको एक नाम जो जिसके ऊपर स्टैंप लग रहा है, जिसके ऊपर ठप्पा लग रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, वो आज जाहिर जरूर करना होगा। कल देर रात तक हमने देखा कि जो शिवसेना है, एकनाथ शिंदे की ग्रुप, उन्होंने देर रात तक मीटिंग की और यही मीटिंग थी कि विधायक दल का नेता कौन होगा। जाहिर सी बात है, उन्होंने चुन लिया अपने विधायक दल नेता को, एकनाथ शिंदे को, सभी के समर्थन के साथ में। और कल ही अगर आपने देखा होगा तो दिन में अर्ली इन द डे एनसीपी में से भी अजीत पवार को विधायक दल का नेता चुना गया था। अब सिर्फ बीजेपी बची है जिन्हें अपने विधायक दल का नेता चुनना है और वो आज होगा। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो सारे टॉप नेताज हैं, ये सारे पार्टीज के, एलाइज के, वो दिल्ली जा सकते हैं, कैपिटल जा सकते हैं बीजेपी की टॉप लीडरशिप को मिलने के लिए, क्योंकि ये डिसाइड करना कि मुख्यमंत्री कौन होगा, वो चेहरा किसका होगा, ये बहुत अनिवार्य है और इसके ऊपर से पर्दा उठाना भी काफी ज्यादा जरूरी हो गया है और अब समय भी ज्यादा नहीं है। तो ये भी बताया जा रहा है कि जो अगली मीटिंग होगी या जो आखिरी मीटिंग होगी वो दिल्ली में होगी। फिलहाल मैराथन मीटिंग्स तो जारी है महाराष्ट्र में, मुंबई में, और जो बंगलोज हैं या जो होटल्स हैं वहां पर मीटिंग्स लगातार जारी हैं।
आज भी हम देख रहे हैं कि जो न्यूली इलेक्टेड है या न्यूली जो जीते हुए हैं अपने एरिया से, वो लगातार आएंगे अपने आला लीडर्स को मिलने के लिए। तो इसी तरीके का आज का पूरा दिन होने वाला है। लेकिन जो अहम मीटिंग हम देख रहे हैं कि तीनों जो नेता हैं, तीनों गुट के, तीनों पार्टीज के, वो कब साथ में आते हैं और कैसे डिसाइड करते हैं कि कब होगा। जो शपथ विधि के डिटेल्स है, मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सारे जो डिटेल्स हैं, उसके लिए सभी की निगाहें थमी हुई हैं कि डिटेल्स जल्द से जल्द बाहर आए और एक तरीके से महाराष्ट्र को अपना नया सरकार मिले। हम देख रहे हैं श्यामा कि तीनों ही दल जो है अपनी प्रबल दावेदारी अपने नेता की पेश कर रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, एकनाथ शिंदे वर्सेस देवेंद्र फडणवीस या फिर अजीत पवार? देखिए, हर पार्टी चाहता है, हर पार्टी वर्कर चाहता है कि उसका नेता जो है वो मुख्यमंत्री बने। हमने एनसीपी से भी बात की, एनसीपी के भी जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि दादा मुख्यमंत्री बने और कई सारे जगहों पर उन्होंने पोस्टर्स भी लगाए हुए हैं भावी मुख्यमंत्री करके। और हम समझ सकते हैं कि जो इमोशंस होते हैं वो कितनी ज्यादा प्रबल है कि पोस्टर्स में निकल के आ रही हैं। वहीं हमने शिवसेना के जो न्यूली जीते हुए एमएलएज हैं, उनसे भी बात की। उन्होंने भी यही कहा कि हम तो चाहते हैं एकनाथ शिंदे कंटिन्यू करें, लेकिन अब सब बीजेपी के हाथ में है, क्योंकि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। और वो ये भी मानते हैं कि जिस तरीके से पिछली बार अनएक्सपेक्टेडली एकनाथ शिंदे को चुना गया था मुख्यमंत्री पद के लिए, हो सकता है इस बार भी कोई जादू हो, बीजेपी की तरफ से कोई त्याग हो। तो सभी एक मिराकल के लिए रुके हुए हैं। लेकिन एक्सपेक्टेड तो यही है कि जिसके पास सबसे ज्यादा आंकड़े होते हैं वो एक तरीके से डिसीजन मेकर होता है। पिछली बारी के भी ट्रैक रिकॉर्ड में हमने देखा है श्यामा, कहीं ना कहीं बीजेपी का एक सरप्राइज एलिमेंट जरूर होता है। तो देखना होगा क्या इस बार भी सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है। ऐसे में श्यामा, आप कह रही हैं कि कल तक शपथ ग्रहण समारोह भी होना और ऐसे में 24 घंटे का समय अब रह गया है। कहाँ हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह? कौन कौन जो बड़े गणमान्य लोग हैं इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था, जो अपने रैलीज कर रहे थे, वो कैंपेन रैलीज में उन्होंने स्वयं कहा था कि बीजेपी महायुति जब जीतेगा तो वो स्वयं आएंगे शपथ विधि समारोह में। तो ये एक्सपेक्टेड है, मान के चलते हैं कि प्रधानमंत्री जी आएंगे। इसके अलावा जितने भी जो टॉप लीडरशिप्स है बीजेपी के, वो यहाँ पर उपस्थित होने की संभावना है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह हो सकते हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से महाराष्ट्र के ये सारे राजनीति परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस को संभालते हुए भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव, ये केंद्रीय मंत्री लगातार यहाँ बने रहे थे, वो तो उपस्थित होंगे ही। इसके अलावा ये तीनों पार्टीज के जो सभी नेता हैं, सभी नए चुने हुए जो एमएलएज हैं, वो सभी होंगे। और साथ ही ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत भव्य होगा इसका समारोह, और भव्य होगा तो एक भव्य स्थान भी चुना जाएगा। फिलहाल के लिए आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन इस समय सीधा रुख कर रहे हैं नई दिल्ली का, जहां से केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया नई दिल्ली में मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान की थीम पर पदयात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। तो नई दिल्ली से ये सीधा प्रसारण, जहां संविधान यात्रा पदयात्रा निकाली जा रही है। कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, गजेंद्र सिंह शेखावत, धर्मेंद्र प्रधान इसमें शामिल हैं। और आपको बता दें कि कल संविधान दिवस है, यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। उससे पहले ये पदयात्रा की जा रही है और संविधान को अंगीकार करने का ये बेहतरीन उत्सव है। और कल भी कई कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे। उससे पहले नई दिल्ली में ये भव्य पदयात्रा निकाली जा रही है। संविधान दिवस से जुड़ी हुई ये पदयात्रा है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। ऐसे में इसी अंगीकार करने के उत्सव को मनाया जा रहा है इस पदयात्रा के जरिए। कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हैं। आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें नई दिल्ली से, जहां केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया कई वॉलंटियर्स के साथ, कई कार्यकर्ता के साथ शामिल हैं। और ऐसे में
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस पदयात्रा में शामिल हैं और पौधारोपण करके इस समय हमारे साथ हैं, जो हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान, जो पदयात्रा है उसे निकाल रहे हैं। सर कैसे कहेंगे आज के दिन को लेकर? ठीक है, मनसुख मांडविया जी इस समय हमारे साथ हैं। सर हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान कैसे कहेंगे? आज आप देख रहे हो संविधान दिन के उपलक्ष्य में दिल्ली के 10,000 से अधिक युवा आज मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान शीर्षक के नीचे पदयात्रा कर रहे हैं और प्रेमबल का पठन भी करेंगे। मैं मानता हूँ कि देश के युवा अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाने, समझे और उसके प्रति आस्था रखे, ये बहुत आवश्यक होता है। मैं युवाओं को हार्दिक बधाई देता हूँ कि इस महत्वपूर्ण ऐसी पदयात्रा करके अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हुए हैं और खास तौर से हमारे संविधान को बनाने में जिन महापुरुषों का योगदान है उनके प्रति भी एक तरीके से सम्मान प्रकट किया जा रहा है। स्वाभाविक है, आपने देखा होगा इस पदयात्रा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के वेशभूषा में, महात्मा गांधी जी के वेशभूषा में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के वेशभूषा में, अलग अलग वेशभूषा में हमारे युवा पदयात्रा कर रहा है। वो बताता है कि उसकी आस्था, श्रद्धा हमारे देश के बंधारण के घड़वैया के प्रति है। चलिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनसुख मांडविया जी, जो बता रहे थे कि युवाओं को लेकर खास तौर से इस पदयात्रा का विशेष महत्व है, ताकि युवा पीढ़ी है वो अपने संविधान को जान सके और संविधान निर्माताओं के योगदान को जान सके। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण नई दिल्ली से, जहां केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जो हैं वो नेतृत्व कर रहे थे संविधान दिवस से जुड़ी पदयात्रा का। इसमें कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं और आप सुन रहे थे मनसुख मांडविया को जो बता रहे थे कि 26 नवंबर का जो दिन है वो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी को अंगीकार करने के लिए ये पदयात्रा जो है वो निकाली जा रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नया सवेरा पर आप कहीं मत जाइएगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। महाराष्ट्र के बाद आइए अब बात कर लेते हैं झारखंड की, जहां इंडी गठबंधन की जीत के बाद अब सरकार गठन की तैयारियां भी तेज हो गई हैं और झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई है। आपको बता दें कि झारखंड में 28 नवंबर को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल इंडी ब्लॉक के विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन को नेता चुना गया। इसके बाद हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल को अपने गठबंधन सहयोगी के समर्थन का पत्र भी सौंप दिया। राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। वहीं भाजपा ने हेमंत सोरेन से अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए घुसपैठियों को बाहर निकालने का अनुरोध किया है। तो 28 नवंबर को हेमंत सोरेन लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ और दूसरी बार लेने जा रहे हैं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ। और ऐसे में कैसा होगा उनका मंत्रिमंडल, अब इसकी कवायद तेज हो गई है। और रांची से हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे कि 28 नवंबर को हेमंत सोरेन की
जो मुख्यमंत्री हैं वो शपथ लेंगे। और साथ ही साथ राजेश आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि अब मंत्रिमंडल कैसा होगा, इसके लिए भी कवायद तेज हो गई है। अगर आरजेडी कांग्रेस की बात की जाए तो कितने मंत्रियों को हेमंत सोरेन की सरकार में जगह मिल सकती है? क्या सदस्य तय कर लिए जा चुके हैं? हाँ देखिए भावना, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चौथी बार हेमंत सोरेन जो है वो 28 नवंबर को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। और इससे पहले कल जो दिन भर गहमागहमी का माहौल रहा उसको मैंने सुबह से लेकर के शाम तक कवर किया। और राज्यपाल से जब वो मिलने के लिए गए, राज्यपाल से मिलकर जब वो वापस आए तो उन्होंने पूरी जानकारी दी हेमंत सोरेन ने कि 28 नवंबर को वो शपथ लेंगे। और मंत्रिमंडल के जो उनके सहयोगी हैं, उन तमाम जो पार्टियां हैं उन पार्टियों के प्रतिनिधि भी उनके साथ मौजूद थे। जो फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है भावना, उसमें ये जानकारी मिल पा रही है कि 4 विधायकों पर 1 मंत्रियों को जो है वो पदस्थापित करने की बात की जा रही है। यानी अगर 16 विधायक अगर कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस से 4 मंत्री जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और आरजेडी के भी 4 विधायक हैं तो आरजेडी से 1 विधायक जो है वो मंत्री बन सकते हैं। इस तरीके से कुल चूंकि 12 जो नया फॉर्मूला है उसके मुताबिक 12 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिलनी है। और ऐसे में हर हाल में हेमंत सोरेन चाहेंगे कि तमाम प्रमंडल जो उनके हैं, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान, इन तमाम जो प्रमंडल हैं उन प्रमंडल को प्रतिनिधित्व दिया जाए। क्योंकि जो झारखंड की जो डेमोग्राफी है, जो भौगोलिक स्थिति है, वो बहुत ही विचित्र है। और भले ही 81 विधायक हों, 81 विधानसभा क्षेत्र हों, लेकिन 24 जिले हैं, 24 जिले हैं। और आप समझ सकती हैं कि जमशेदपुर से लेकर के देवघर तक और साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ से लेकर के बोकारो, रांची तक का जो सफर है उसको तय करना किसी भी सरकार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगी। लिहाजा तमाम जिलों को, तमाम प्रमंडल को प्रतिनिधित्व देना थोड़ी कठिनाई भरी होगी। और हर हाल में हेमंत सोरेन चाहेंगे कि तमाम प्रमंडल को हम प्रतिनिधित्व दे सकें, तमाम प्रमंडल के जो विधायक हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके, ताकि जो विकास करने का जो उनका वायदा है वो वायदा रंग ला सके। और अगर हम सरकार की चुनौतियों की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर नई सरकार जो चुनकर आएगी उनके लिए बहुत सारी चुनौतियां होंगी। सबसे पहले तो मैया सम्मान योजना, जिसकी राशि 1000 रुपये लोगों को अकाउंट में मिल रहे हैं। हेमंत सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ये वायदा किया था कि दिसंबर से जब उनकी सरकार चुनकर आएगी तो दिसंबर से मैया जो हैं, जो माताएं हैं, उनके अकाउंट में 2500 रुपये जो हैं वो पहुंचाए जाएंगे। तो सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करना बहुत बड़ी चुनौती होगी हेमंत सरकार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से पूरे चुनाव के दौरान कल्पना सोरेन लगातार इसका हवाला देती रही हैं कि उनके जो राशि हैं झारखंड सरकार की, वो राशि उनको नहीं मिली है या उनके पास संसाधन का अभाव है। ऐसे में एक संसाधन से अभावग्रस्त जो राज्य है वहां पर जो 1000 से बढ़ाकर राशि 2500 की गई है, उस 2500 की राशि को एग्जीक्यूट करना बहुत चुनौतीपूर्ण होगी। और ऐसे में देखना होगा कि नई सरकार जब चुनकर आएगी तो फिर कैसे तमाम घोषणाओं को वो अमलीजामा पहनाते हैं, तमाम घोषणाओं को कैसे वो सरजमी तक लाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। बिजली फ्री देने का वायदा किया गया है, घोषणा पत्र पर कितना अमल हो पाता है यह देखना होगा। और अपने सहयोगियों के साथ सामंजस्य बिठाना और अच्छे मंत्रालयों की जद्दोजहद भी जो है हेमंत सरकार के सामने होगी। सहयोगी चाहेंगे कि अच्छा मंत्रालय उनको मिले। और रही बात माले की, तो माले सरकार को बाहर से समर्थन देती रही है। हमने देखा है कि बिहार में भी जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ गए तो माले के बहुत सारे विधायक जो थे वो सरकार को बाहर से समर्थन कर रहे थे, वो सरकार के भीतर नहीं थे, यानी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे। तो क्या यहाँ पर भी माले मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे? राजेश, तो बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है और देखना होगा कि हेमंत सोरेन का नया मंत्रिमंडल कैसा होगा। और 28 तारीख को हेमंत सोरेन को नए मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेनी है। ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से झारखंड की राजनीति आगे चलती है। राजेश, फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद।
और आइए अब बात कर लेते हैं संभल के संग्राम की। जी हाँ, आज ये जानते हैं कि संभल की सुबह कैसे हुई है। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है। सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि दंगों के बाद प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित जरूर कर लिया है और लोगों से शांति बरतने की अपील भी की है। साथ ही जामा मस्जिद के आसपास पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। किसी भी तरीके से कोई हालात ना बिगड़े, इसके लिए ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। वहीं संभल में 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करने के साथ ही 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा अति संवेदनशील स्थिति को देखते हुए संभल में बवाल के बाद 1 दिसंबर तक बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। संभल पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बवाल करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। मस्जिद के आसपास इलाकों पर भारी पुलिस बल इस समय तैनात कर दी गई है। संभल से हमारे संवाददाता विकास सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास से ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि कल भड़की हिंसा के बाद अगर आज की बात की जाए तो संभल की सुबह कैसी हुई है और नया आदेश भी आया है जहां बाहरी व्यक्तियों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में इंटरनेट सेवाएं भी 24 घंटे के लिए बंद है। कितनी पुलिस बल वहां तैनात है और अभी स्थिति कितनी नियंत्रण में है? जी बिल्कुल, यहाँ पर 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और साथ साथ यहाँ पर 12वीं तक के सभी स्कूलों को संभल में बंद किया गया है और कोई भी बाहरी व्यक्ति या संगठन यहाँ पर नहीं आ सकता है। निषेधाज्ञा भी यहाँ पर लागू कर दी गई है। क्योंकि कल जिस तरीके की घटना हुई थी उसके बाद प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं होने देना चाहता है। अतिरिक्त यहाँ पुलिस बल मौजूद है। यहाँ पर अन्य जनपदों से यहाँ पुलिस बल मंगाया गया था इससे पहले। साथ साथ यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं, मंडला आयुक्त हैं, DIG हैं, ये भी संभल में ही कैंप कर रहे हैं। क्योंकि अब जो लोग जिन लोगों की मौत हुई थी उन लोगों का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। माहौल किसी भी प्रकार से खराब ना हो, इसके लिए लगातार निगरानी की जा रही है। लोगों से बातचीत भी की गई है, कुछ सामाजिक संगठनों से। लगातार पुलिस यही कोशिश है कि किसी भी प्रकार की कोई घटना ऐसी ना हो जिससे कि कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति एक बार फिर से उत्पन्न हो सके। क्योंकि कल के घटना के बाद से काफ़ी ज़्यादा तैनाती कर दी गई है पुलिस के। साथ साथ जो 21 लोगों को डिटेन किया गया है, पुलिस ने हिरासत में लिया है, उन लोगों से पूछताछ की जा रही है इस घटना में। क्योंकि ये इतनी बड़ी जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई प्लानिंग जरूर रही होगी, तो उसको लेकर उन 21 लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहाँ पर जो CCTV की फुटेज थी उनके द्वारा जो बवालियों की पहचान की जा रही है, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई पुलिस की जाएगी। कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पुलिस कोई भी चूक नहीं होने देना चाहती है। फिलहाल अभी स्थिति वहाँ पर शांतिपूर्वक और नियंत्रण में है। विकास, इसके अलावा आपने बताया कि 21 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। क्या और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? जी बिल्कुल, ये जो 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। निश्चित रूप से इन लोगों से बातचीत की जाएगी। ये वो लोग हैं जो लोग जिन लोगों ने आगजनी और पत्थरबाजी की घटनाएं की थी। पुलिस पर जिस तरीके से ये पत्थरबाजी की गई थी और उधर से जो फायरिंग भी की गई थी, जिसमें SP के PRO के पैर में गोली लगी है, SDM का पैर फ्रैक्चर हो गया है, CO के पैर में गोली लगी है, एक कांस्टेबल के सर बुरी तरीके से चोटिल हुआ है। तमाम सारे पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो लोग थे वो पुलिस पर जानलेवा अटैक कर रहे थे, वहां पर वाहनों को आग लगाई गई है। और वो जो 3 गलियां हैं शाही मस्जिद के अगल बगल की, उन तीनों गलियों को पत्थरों से पट गई थी। इतने पत्थरबाजी वहां पर की गई थी। तो इतनी बड़ी संख्या में पत्थर छत के ऊपर रखना निश्चित रूप से कोई न कोई घटना को अंजाम देने के लिए ये काम किया गया था। कौन है वो लोग, उनकी शिनाख्त करने की पुलिस कोशिश कार्रवाई कर रही है। और साथ साथ किसी भी प्रकार के कोई तनाव ना फैले, इसके लिए भी निगरानी रखी जा रही है। क्योंकि हमने देखा था सोशल मीडिया पर कल शाम से दोपहर बाद से ही अफवाहें फैलाई जा रही थी, पुरानी कुछ वीडियो डाले जा रहे थे। उसको लेकर पुलिस ने, इसीलिए यहाँ के प्रशासन ने 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को यहाँ पर बंद करने का निर्णय लिया था, जो लागू हो गया है। फिलहाल संभल में अब इंटरनेट की सेवाएं अभी फिलहाल नहीं चल रही हैं। संभल तहसील में ये सिर्फ है। ठीक विकास, इन सभी जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता विकास
विकास हमें बता रहे थे कि अभी संभल की सुबह जो है वो शांतिपूर्ण रही है। हालांकि अतिरिक्त तो पुलिस बल वहां तैनात किया गया है और जो भी उपद्रवी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही चल रही है। ऐसे में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए नया सवेरा। बढ़िया है क्यों नहीं? प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन करेंगे। वैश्विक स्तर पर सहकारिता के शीर्ष संगठन ICA के 130 साल के इतिहास में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन और ICA महासभा का आयोजन पहली बार भारत में हो रहा है। भारत सरकार के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण के अनुरूप सम्मेलन का विषय सहकारिता सबकी समृद्धि का निर्माण है। इस दौरान कुछ खास विषयों पर मंथन किया जाएगा। आयोजन में चर्चा, पैनल सत्र और कार्यशालाएं होंगी, जिनमें संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में दुनिया भर में सहकारी समितियों के सामने आने वाली चुनौतियों, खास करके गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता और सतत आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों और अवसरों पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे, जो सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करता है विषय पर केंद्रित होगा। इसमें सामाजिक समावेशन, आर्थिक सशक्तिकरण और सतत विकास को बढ़ावा देने में सहकारी समितियों की परिवर्तनकारी भूमिका का उल्लेख होगा। पीएम इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे और फिजी के उप प्रधानमंत्री मनुआ कामिकामिका और 100 से अधिक देशों के लगभग 3000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। और अब बात सांसों के संकट से जूझ रही दिल्ली की। दिल्ली NCR में पहले से वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार देखने को जरूर मिला है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कई इलाकों में सुबह से AQI 300 से ऊपर दर्ज किया गया है। शादीपुर में AQI 346 दर्ज किया गया है, वहीं मुंडका में AQI 340 दर्ज किया गया है। आनंद विहार की बात की जाए तो यहाँ 334, अशोक विहार में 312, तो 400 से कम आ चुका है AQI। 300 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। आयानगर की बात की जाए तो 239। तो दिल्ली के अलग अलग स्थानों में आज सुबह का AQI ये है और CPCB के आंकड़े हैं ये। और आपको बता दें बवाना में 322 और साथ ही साथ अभी दिल्ली NCR वायु की गुणवत्ता जो है उसमें मामूली सुधार जरूर दर्ज किया गया है। AQI अभी 300 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। बात करें अगर विवेक विहार, जहांगीरपुरी, इबाज, दिलशाद गार्डन में AQI 323 दर्ज किया गया है। बवाना में AQI 322 दर्ज किया गया है और प्रदूषण की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। वहीं डॉक्टर वायु प्रदूषण से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा के हित और प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने आज तक 12वीं तक की सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। छात्रों के लिए सभी फिजिकल क्लास बंद रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही घर से ही ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली NCR में इस समय ग्रैप 4 लागू है कई पाबंदियों के साथ और आज एक अहम सुनवाई भी इससे जुड़ी वायु गुणवत्ता पर होनी है।
और आइए अब बारी है हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने की। अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारी सहयोगी शहला निगार के पास। शहला, सुप्रभात। क्या है आज विभिन्न अखबारों की विभिन्न क्षेत्रों से प्रकाशित मुख्य खबरें? सुप्रभात भावना। अखबारों की सुर्खियों की बात करें तो अधिकतर समाचार पत्रों ने जिस खबर को सुर्खी बनाया है वो है COP29 से जुड़ी हुई। दरअसल अज़रबैजान के बाकू में आयोजित COP29 में क्लाइमेट फाइनेंस समझौते पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। भारत ने समझौते के अनुसार अमीर देशों द्वारा गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सालाना $300 अरब देने की बात पर अपनी असहमति जताई है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की सदस्य चांदी रैना ने इस समझौते को ऑप्टिकल इल्यूजन करार दिया है। उन्होंने कहा है कि समझौता जो है जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को काफी कम करके आंकता है और ये कहीं ना कहीं समस्या का समाधान नहीं निकालता है। भारत ने इस बात पर भी नाराजगी दर्ज की है कि इस समझौते में जो राशि तय की गई है वो बहुत कम है और जलवायु परिवर्तन से निपटने में वो सहायक साबित नहीं होगी। तो वहीं एक और खबर जो अधिकतर समाचार पत्रों में प्रमुखता से छाई हुई है वो है संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। अनेक विधेयक हैं जो कि पारित होने के लिए पटल पर पेश किए जाएंगे। महाराष्ट्र की जीत का असर भी इस संसदीय व्यवस्था को चलाने में दिखाई पड़ेगा। तो वहीं विपक्ष घेराबंदी के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ये खबर भी प्रमुखता से है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम पर आज मोहर लग सकती है। इस खबर को कई समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति को 236 सीटों के साथ भारी सफलता मिलने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला अब आज होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। व्यस्त राजनीतिक जो घटनाक्रम है उसके बीच भाजपा और आरएसएस की ओर से महायुति की जीत के मुख्य शिल्पकार देवेंद्र फडणवीस को नए मुख्यमंत्री के रूप में देखने की अपनी इच्छा जताई जा रही है। तो वहीं जो सहयोगी हैं शिवसेना उसके अध्यक्ष एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री के दौर में शामिल हैं और तो इस तरह से लेकिन मुख्यमंत्री का जो फैसला होना है वो महायुति के जो तीनों दल हैं वो मिलकर करेंगे और जो शीर्ष दलों के जो नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बात होगी उस पर ही ये फैसला होगा। वहीं एक खबर है जो दिल्ली की आबोहवा से जुड़ी हुई है, एनसीआर की आबोहवा से जुड़ी हुई है। बच्चों और बुजुर्गों और सांस के मरीजों के लिए दिल्ली की हवा जिस तरह से खतरनाक साबित हो रही है उसे लेकर प्रकाशित की गई है। सेहत पर जिस तरह से प्रतिकूल असर पड़ रहा है। AQI अभी भी कई जगह पर 400 पार है तो 300 के पार तो लगातार बना ही हुआ है। दिल्ली एनसीआर के अन्य प्रमुख शहरों में भी प्रदूषण का स्तर जो है वो चिंताजनक बना हुआ है। एक खबर शोध से जुड़ी हुई है। ये खबर है कि वैज्ञानिकों को सफलता मिली है ये जानने में कि मंगल ग्रह पर अरबों साल से पानी की मौजूदगी है। लगभग 4.45 अरब साल पुराने क्रिस्टल से इस बात का खुलासा हुआ है कि वहाँ पर पानी मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल ग्रह से आए उल्कापिंड में मौजूद खनिज जिरकोन का अध्ययन किया गया और पाया गया कि 4.45 अरब साल पहले जब जिरकोन क्रिस्टल बना था तब वहां पर पानी मौजूद था। तो जिंदगी की खोज लगातार वैज्ञानिक कर रहे हैं कि कौन कौन से ग्रह पर है और उसमें जब सफलता मिलती है तो कहीं ना कहीं खुशी जरूर होती है। फिलहाल समाचार पत्रों के इस अंक में इतना ही। तो विभिन्न अखबारों में प्रकाशित अलग अलग क्षेत्रों की खबरों को इतने कम समय में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शहला आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नया सवेरा में हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं खबरें खेल जगत से। और ये बात कर लेते हैं पर्थ टेस्ट में भारत की पकड़ की। जी हां, पर्थ टेस्ट में भारतीय टीम जीत से चंद विकेट दूर है। अब मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने तीसरे दिन के स्कोर 3 विकेट पर 12 रन से आगे खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक अब 4 विकेट के नुकसान पर 46 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम को चौथे दिन पहला झटका उस्मान ख्वाजा के रूप में लगा जो 4 रन बनाकर मोहम्मद सिराज की गेंद पर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट हुए। इससे पहले मैच के तीसरे दिन कप्तान जसप्रीत बुमराह ने नाथन मैक्सविनी और
मार्नस लाबुसेन को पेविलियन भेजा, जबकि मोहम्मद सिराज ने पैट कमिंस को भी आउट किया। तो पर्थ टेस्ट में भारत की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। आइए ताजा अपडेट ले लेते हैं हमारे संवाददाता गौरव कुमार से। गौरव, क्या है लेटेस्ट स्कोर और ऐसे में भारत की पकड़ होती जा रही है मजबूत। पहले टेस्ट मैच का चौथा दिन लग रहा है आज सिमट के रह जाएगा, आज समाप्त हो जाएगा मैच और बाकी के विकेट जो भी रह गए उसको भारत चटकना चाहेगा। बिल्कुल भावना, जैसा कि आपने खुद कहा कि आज ही टीम इंडिया जो है वो चाहेगी कि ये मैच जो है वो रैप अप हो, और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी जीत होगी भारतीय टीम की। और इस वजह से बड़ी जीत होगी क्योंकि आप खुद सोचिए कि एक टीम जो कि पहली पारी में 150 रन पर सिमट जाती है, उसके बाद वो इस तरह से पलटवार करती है, उसके गेंदबाज जो हैं वो टीम के बखूबी साथ देते हैं और ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 104 रन पर समेटते हैं। और उसके बाद जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आती है तो 487 रन का एक बड़ा स्कोर जो है वो सामने रखती है उस पर्थ की पिच पर, जिस पिच पर पहले दिन जो है वो भारतीय टीम सिर्फ 150 रन पर सिमटी थी। तो ये जो बैकअप दिखाता है वो दिखाता है कहीं ना कहीं टीम के इस कॉन्फिडेंस को कि टेस्ट मैच में जो एक टेस्ट टेम्परामेंट है वो इन खिलाड़ियों के अंदर मौजूद है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि अपने अंदर की जो कॉन्फिडेंस है उसको किस तरह से अप्लाई किया जाए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो होता है वो बहुत कुछ होता है, एक मेंटल टेस्ट भी होता है। किस तरह से आपको अपनी पारी को आगे ले जाना है, किस वक्त पर आपको अपनी जो बल्लेबाजी है उसमें तेजी लानी है, क्या एक स्कोर जो है वो सेटअप करना है, उन सब को देखते हुए बखूबी कह सकते हैं कि भारतीय टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया से बहुत आगे इस मैच में जो है वो दिखाई देती रही है। खास तौर से अगर बात करें टीम कॉम्बिनेशन की, तो जिस तरह से एक टीम वर्कआउट जो है वो इस मैच में निकल करके सामने आया है वो एक बड़ी बात रही है। क्योंकि एक तरफ जब बल्लेबाज जो हैं वो पहली पारी में नहीं चल पाए थे तो गेंदबाज में खासतौर से जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से कैप्टनसी की, उन्होंने पहली पारी में आकर के 5 विकेट निकाले और उनका बखूबी साथ जो था वो हर्षित राणा ने भी दिया जो कि न्यू कमर थे। लेकिन पर्थ की पिच पर आकर के उन्होंने अपने आप को न केवल साबित किया बल्कि उन्होंने 3 महत्वपूर्ण उस समय विकेट भी जो थे वो निकाले। तो यहां पर अब देखना यह होगा कि भारतीय टीम जो है वो इस मैच को कितनी जल्दी जो है वो खत्म कर पाती है, क्योंकि अब जो ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी जो इस वक्त क्रीज पर मौजूद है वो स्टीवन स्मिथ हैं और ट्रेविस हेड हैं, और एक मैच्योर जोड़ी जो है वो यहां पर इस जोड़ी के रूप में सामने दिखाई दे रही है। इसके बाद एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्क और वैसे बल्लेबाजी जो है वो नेथन लियोन भी कर लेते हैं, लेकिन जो एक मैच्योर बल्लेबाजी जो जोड़ी है वो इस वक्त अभी क्रीज पर मौजूद है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा संकट सामने है। यह देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी इस हार को कितना कम कर पाती है, क्योंकि यहां पर टीम इंडिया जो है वो इस समय फ्रंट सीट पर है और टीम की पूरी कोशिश यही रहेगी कि इस मैच को जल्द से जल्द, जो बाकी की जो 6 विकेट बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द लेकर के टीम इंडिया को एक शानदार जो है वो जीत दिलाई जाए। जी हमने इस मैच के एक मुख्य हाइलाइट्स देखे तो भारत का एक शानदार कमबैक रहा है। जब बल्लेबाजी करने उतरी थी तो लग रहा था कि कमजोर कड़ी साबित हो रही है भारत ऑस्ट्रेलिया के सामने। ऐसे में अब सिर्फ और महज 6 विकेट दूर है और लक्ष्य जो है, रन का लक्ष्य जो है वो काफी ज्यादा है अगर ऑस्ट्रेलिया को अगर पार करना है तो। देखिए, जाहिर तौर पर आज तक कभी भी टेस्ट क्रिकेट में इतना बड़ा टारगेट जो है वो कभी भी अचीव नहीं किया गया है। इससे पहले 418 रन का जो टारगेट था वो अब तक का हाईएस्ट जो रन चेज है वो टेस्ट क्रिकेट में वो 418 रन का है। लेकिन पर्थ के पिच, चौथा दिन, जब ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट जो हैं वो पहले ही जा चुके हैं, तो ऐसे में मुश्किल जो परिस्थितियां हैं वो सारी अब ऑस्ट्रेलिया के सामने हैं। ये देखना होगा कि भारतीय गेंदबाज जो हैं वो अब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों पर, खासतौर से स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड जो हैं उन पे किस तरह का दबाव बनाने में कामयाब हो पाते हैं और किस तरह से विकेट जो है वो निकाल कर यहाँ से टीम इंडिया को जीत दिला पाते हैं। जहाँ तक आपने बात की कि किस तरह से जो समीकरण बने हैं, किस तरह से अगर एक पूरे मैच के सिनेरियो को देखा जाए तो जाहिर तौर पर ये दिखाता है कि जो शुरुआत में जिस तरह से कहा जा रहा था कि भारतीय जो टीम है वो कहीं ना कहीं इनएक्सपीरियंस है। इनएक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि इसमें कई युवा खिलाड़ी हैं। अगर एक्सपीरियंस के बल पर देखा जाए तो यहाँ पर केवल एक विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत थे जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में खेलने का भी एक कहना चाहिए अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। गौरव, तो कहीं ना कहीं अब इंतजार होगा कि जल्द से जल्द इन 6 विकेटों को समेटे भारत और हम सभी भारत की इस जीत का जश्न मनाएं। फिलहाल गौरव, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद।
वक्त हो चला है मिजाज मौसम जानने का और जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। इसी के साथ नया सवेरा के आज के अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह जाने से पहले हम आपको कुछ मनमोहक झलकियों के साथ छोड़े जाते हैं। और ये झलकियां आ जा रही है कश्मीर से, जहां कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। मौसम ने लिए करवट और सोनमर्ग में बर्फबारी ने प्राकृतिक खूबसूरती और भी निखर आई है। नया सवेरा में अब वक्त तो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आइए आपको छोड़ जाते हैं बर्फ की चादर ओढ़े सोनमर्ग के पहाड़ों के मनोरम दृश्यों के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के